तक थॉमसन्स मॉडल में हमने प्रीवियसली देखा था कि वो हमने एक एटम को एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सिमिलरली कहा था कि ये उससे सिमिलर होगा, या फिर मतलब मॉडल है कि चार्जेस जो हैं इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सारे इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और ये एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ओके विद स्फेरिकल सिमेट्री। और इसमें फिर हमने देखा कि इसका जो कंप्लीट रेडियस है इस स्फीयर का वो आर है। स्फीयर का रेडियस आर है, मतलब एटम का रेडियस आर है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं, अब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अंदर हैं सारे, ठीक है। तो हम अब देखना चाहते हैं कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल अब जो आउटसाइड है उसके लिए तो ठीक, जब वो इनसाइड किसी पॉइंट से यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं क्योंकि एटम के अंदर वो पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। तो इसके किसी पॉइंट पे अगर हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स क्या हो सकती है इस पॉइंट पे, तो विच इज़ इनसाइड दैट स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंप्लीट तो ये क्यू है, ठीक है, और हम ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए अभी हमने कुछ नहीं कहा। तो ये कंप्लीट एक हमारे पास स्फीयर है जिस पे जो टोटल नेट चार्ज जो है ना, पॉजिटिव नेट चार्ज, वो हम जानते हैं वो कैपिटल क्यू है जो कि ZE है, ठीक है। पॉजिटिव ZE, पॉजिटिव नेट चार्ज जो इसमें मौजूद है वो ZE है। ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट पार्टिकल इसके इस एटम के अंदर से, क्योंकि इसके अंदर ही उसे मैक्सिमम फोर्स मिलेगी, मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन उसकी हो सकती है, हम कहते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा इसके साथ। तो जैसे हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में देखा कि मैक्सिमम पॉसिबल कि वो बिल्कुल बैक स्कैटरिंग हो गई, ठीक है। एक थिन मेटल फॉयल हमने ली और हमने इतने ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स एनर्जेटिक लिए और इधर गए और सीधे वापस, इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुई, ठीक है। कि तो हम ये जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम हो क्या सकता है, ठीक है। अगर ये इसके अंदर से पास करेगा, मैक्सिमम फोर्सेस लगेंगी। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इनसाइड ऑफ दिस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम एटम कह रहे हैं, ठीक है, एटम है ये स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें इनसाइड कोई पॉइंट है, ये तो कंप्लीट रेडियस आर है ना। आउटसाइड अगर कोई पॉइंट मैं देखूं और इस पे अगर मैं पोटेंशियल भी निकालना चाहूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना चाहूँ, तो वो तो सिंपली हम जानते हैं कि ये कैपिटल क्यू जो इस पे चार्ज है टोटल डिवाइड बाई 4πE0r² हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन इफ़ इट इज़ इनसाइड, तो इनसाइड पे केस हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ड्यू टू दिस इनर चार्ज, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ द एटम। तो वो क्या होगी हम वो देखना चाहते हैं। तो सेंटर ऑफ एटम से इस पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो इस स्मॉल स्फीयर जो कि पार्ट है इस बड़े स्फीयर का, इसमें कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, ठीक है। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे होते हैं ना, तो हम ये क्यू इनक्लोज लिखते हैं कि कितना उसने इंक्लोज किया हुआ डिवाइड बाई 4πE0r², r² यही इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो क्यू इनक्लोज निकालने के लिए, क्योंकि इसने तो कम चार्ज किया है ना एज़ कम्पेयर टू दिस होल टोटल चार्ज जो कि है ZE, तो वो कितना चार्ज होगा उसके लिए हम ये करते होते हैं कि ये जो टोटल चार्ज है क्यू जो कि है ZE, हम पुट कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका टोटल वॉल्यूम, तो वो हमें फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज मिल जाए, वो हमें चार्ज मिल जाएगा जो इस में मौजूद है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो चार्ज मिल जाएगा जो कि इसमें मौजूद है, तो ये डिवाइडेड बाय दिस, ये वॉल्यूम ऑफ दिस इनर स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल स्फीयर जो कि है ये, तो ये कैंसिल। तो हमारे पास जो चार्ज इंक्लोज बाय दिस पार्ट आया है वो क्या आया है, QR³ डिवाइडेड बाय कैपिटल R³। तो क्यू इज़ ZE, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं ZE r³ डिवाइडेड बाय कैपिटल R³ डिवाइडेड बाई 4πE0r², इनके साथ एक यूनिट वेक्टर जो कि इसकी डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। तो ये ZE r³ ये नीचे चला जाएगा, तो ये r² और ये कैंसिल, तो एक r ऊपर बचा डिवाइडेड बाई 4πE0r³ r यूनिट वेक्टर, और ये E हमारे पास वैल्यू आ गई। और अगर हम फोर्स निकालना चाहें किसी भी इनर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, क्योंकि हम एक मॉडल बता रहे हैं ना, ठीक है,
कि मॉडल क्या है, तो हमने निकाला पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इनर किसी भी साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे पॉजिटिव चार्जेस को भी इफ़ेक्ट कर रही होगी, प्लस वो इलेक्ट्रॉन्स को भी इफ़ेक्ट कर रही होगी। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे इफ़ेक्ट करेगी। तो हम जानना चाहते हैं कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगी। तो उसके लिए हम करते हैं, जिस पे हम फोर्स देख रहे हैं Q1, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो बेचारा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E टाइम्स E, जो हमने ये निकाला। तो ये हमें पता चल जाएगा कि क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। तो ये ड्यू टू अदर पॉजिटिव चार्जेस। तो ये ZE² और R यूनिट वेक्टर 4πE0 R³, ठीक है। तो R और R यूनिट वेक्टर इज़ R वेक्टर अगर हम कहें, तो ये हम पता है कि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन जो है ये यूनिट वेक्टर के इक्वल होती है। तो हम R वेक्टर इसकी जगह लिख देते हैं, ये 4πE0 R³। नाउ दिस होल क्वांटिटी इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। गिवन एटम है हमारे पास, उसका रेडियस जो है फिक्स होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज फिक्स। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसे हम नेम कर देते हैं KRF। तो ये हमारे पास एक हार्मोनिक फोर्स नहीं बन रही, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम एक्सपीरियंस अ हार्मोनिक फोर्स, ठीक है, हार्मोनिक फोर्स। और इस फोर्स की वजह से वो ओसिलेट करता रहता है एटम के अंदर। ये फोर्स जो एग्जर्ट कर रहा है कोई दूसरे जो पॉजिटिव चार्जेस इस पर एग्जर्ट कर रहे होते हैं ना, वो हार्मोनिक इन नेचर हैं और वो उसको ओसिलेट करवाते रहते हैं। और ओसिलेशन करा रहे हैं तो इट मीन्स कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी उसकी। और वो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको इक्वल करते हैं जो हमारे पास MA फोर्स है ना, तो इन एंगुलर कोऑर्डिनेट्स ये इक्वल होता है R⍵² के। हाँ, हमारे पास ये सिचुएशन बनी है, ठीक है, -KR इज इक्वल टू MR⍵²। तो इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं क्योंकि नेगेटिव जो है सिर्फ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताता है, तो हम इनके मैग्नीट्यूड्स को इक्वल करेंगे, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर्स को नहीं। तो ये R कैंसिल, तो K/M ये इधर ले आए इज इक्वल टू ω²। तो ओमेगा इज इक्वल टू √K/M जाएगा। और K की वैल्यू ये है हमारे पास। तो अगर हम इसमें पुट करें तो ये ZE² 4πE0 MR³ आ गया है। ये ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है एक इलेक्ट्रॉन की, जो कि इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मौजूद है। और अगर हम दूसरे भी इलेक्ट्रॉन्स को हाथ में लाएं, उनको भी इंक्लूड करें, तो हमारे पास ये जो फ्रिक्वेंसी है जो बनती है उसे हम प्लाज्मॉन फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और वो √3 टाइम्स दिस फ्रिक्वेंसी होती है। तो √3 टाइम्स, तो √3 टाइम्स दिस फ्रिक्वेंसी विच इज़ Z² 4πE0 R³। और इसको अगर √3 अंदर ही इस एक ही √ इनका बना लिया जाए, ये Z है 2 नहीं है, ठीक है, 4πE0 R³, ये हमारे पास प्लाज्मॉन फ्रिक्वेंसी बन जाती है, ठीक है। प्लाज्मॉन फ्रिक्वेंसी मतलब जिससे ये सारे ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर हम सब के सबको इंक्लूड करें तो थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी जो है अल्टर हो जाएगी। ये 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें लिया था, इसमें सब लें तो हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी बनती है उसकी प्लाज्मॉन फ्रिक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन्स फिर इसी फ्रिक्वेंसी से हमेशा ऑसिलेट करते रहते हैं, हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एनर्जी को इमिट करते रहते हैं। और ये स्टेबिलिटी इशू एक आ गया इसमें, जो स्पेक्ट्रल लाइंस का जो इसमें क्लैश आता है वो भी। तो फिर ये कहा जाता है कि जब भी अगर लाइट इस पे फॉल की जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन जो है इस फ्रीक्वेंसी या फिर इसके इंटेग्रल मल्टीपल की, मतलब 1 टाइम्स दिस फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स दिस फ्रीक्वेंसी, अगर हम उस पर फॉल कराएंगे लाइट की, अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी है तो वो इन्हीं ऑसिलेशन से ऑसिलेट करेगा। और जो हमें स्पेक्ट्रल सीरीज़ मिलेंगी वो इसी की करस्पॉन्डिंग मिलेंगी, जबकि वो ऐसा था नहीं। तो
एक तो ये इसका फ्लॉ था, और द मेन जो फ्लॉ इसका हमें मिला था वो स्कैटरिंग के थ्रू मिलता है। तो अभी हम वही करने जा रहे हैं कि क्या होगा अगर हम कोई अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे अगर फॉल कराएंगे तो डिफ्लेक्शन जो है मैक्सिमम कितनी हो सकती है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे और वही इसका मेन होगा।